हाय हेलो एवरीवन। सो एक माइक्रो कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लॉजिस्टिक स्पेस का ये प्लेयर है टाइगर लॉजिस्टिक्स। सो इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर कर रहे हैं तो पहले इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे, कंपनी करती क्या है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देन उसके साथ में करंट परफॉर्मेंस कैसी आ रही है कंपनी की, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, एंड एट द एंड हम इसका कॉन कॉल डिस्कस करेंगे जहां से हमको इनका आगे का ग्रोथ एंड बिजनेस एंड स्टॉक में कैसी अपॉर्चुनिटी है वो सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। सो कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये इस कंपनी के प्रोमोटर हैं मिस्टर हरप्रीत सिंह मल्होत्रा। सो 2000 के आसपास इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं ये। इनके जो फादर थे, जो ग्रैंड फादर थे, वो नेवी में, इंडियन आर्मी में थे। इन्होंने भी कुछ टाइम तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है एंड जो बीएमडब्ल्यू की जो बाइक्स है उनको उसको इंडिया में लाने में एक बहुत बड़ा रोल इनका भी था। सो 2000 में जब इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था तो एज ए सीएचए ये कंपनी काम करती थी। सीएचए का मतलब क्या हो गया, कस्टम हाउस एजेंट। तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी कस्टम की क्लियरेंस होती थी वो सारा पार्ट ये कंपनी मैनेज करती थी। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो प्लस और भी जो अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो सारी चीजें कंपनी वहां पे टेक केयर करती थी। इसमें मतलब ओवर द इयर्स इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। देन लेटर ऑन इन्होंने लॉजिस्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया। सो आज के टाइम पे ये कंपनी क्या है, ये एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्लेयर है। मतलब सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। एक जो कंपनी है उनके लिए ये मतलब इंडिया से उसके प्रोडक्ट को वर्ल्ड में कहीं पे भी शिपिंग का काम करती है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसे जस्ट से फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बिजनेस है एंड मेरे को कोई भी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है किसी और कंट्री से, तो टाइगर लॉजिस्टिक क्या करेगा, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब मेरे फैक्ट्री से उस प्रोडक्ट को उठाएगा, देन उसका बीच का जो भी प्रोसेस रहेगा, कस्टम क्लियर करना, जो भी पेपर वर्क रहेगा वो सारा मैनेज करके लेट्स से मुझे यूएस में किसी को सप्लाई करना है, उसके उसके फैक्ट्री तक उसको ये डिलीवर करेगा। सो ये बिल्कुल डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जैसे आप अमेजोन यूज करते हो, ई कॉमर्स ऐप, अमेजोन पे हमने कुछ ऑर्डर किया, देन वेंडर से जो वो प्रोडक्ट को कलेक्ट करना और हमारे पास उसको डिलीवर करना, ये सारा काम अमेजोन करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके का काम है इनका, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब अभी हम इस कंपनी की क्यों बात कर रहे हैं, सो उसका रीजन है इस कंपनी की करंट परफॉर्मेंस। सबसे पहले अगर आप इस क्वार्टर का, लेटेस्ट जो अभी क्वार्टर गया Q2 का, उसमें अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो जो मल्टी मॉडल सेगमेंट है उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ करके इनका 95% हो गया है। मल्टी मॉडल सेगमेंट क्या होता है, मतलब जिसमें आप मल्टीपल मोड्स यूज करते हो अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे आप रोड यूज कर रहे हो, आप रेलवे यूज कर रहे हो, एयर फ्रेट यूज कर रहे हो, ओशन फ्रेट यूज कर रहे हो। सो मल्टीपल मोड्स कंपनी यूज करती है एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास में, और उसमें कंपनी का रेवेन्यू शेयर कितना है, 95% रेवेन्यू इस वाले सेगमेंट से आता है। देन अगर आप इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो टीईयू जो वॉल्यूम है, ये टीईयू क्या होता है, टीईयू का मतलब है बेसिकली 24 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में एज अ मेजरमेंट यूज किया जाता है। जो कंटेनर होता है उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। तो मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 2 टीईयू है तो उसका मतलब है कि उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 20 फुट लेंथ की उसकी कैपेसिटी है। तो अगर आप इनका मतलब इसमें हम चेक क्या कर रहे हैं, हम वॉल्यूम ग्रोथ चेक कर रहे हैं कि एक लॉजिस्टिक प्लेयर का वॉल्यूम ग्रोथ कितना आया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर आप इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो लास्ट ईयर जो इन्होंने सप्लाई किया था वो अराउंड 12,460 टीयू वॉल्यूम था। इस क्वार्टर में ये नंबर बढ़ करके 16,781 टीयू हो गया। तो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ कितना आया, 35% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा कंपनी का Q2 के अंदर। मतलब डिमांड अच्छी रही, ज्यादा आपको ऑर्डर आया, ज्यादा आपको डिमांड आया। और अगर आप ये फर्स्ट हाफ में देखोगे तो 53-54% का ग्रोथ है। तो मतलब डिमांड बहुत अच्छा रहा है पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर। सिमिलरली जो एयर ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है वो भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा ग्रो किया है वॉल्यूम टर्म्स में। 4.5 टाइम की ग्रोथ है, मतलब 4.5 गुना कंपनी के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट ग्रो किया है। अब ये क्यों इतना ज्यादा ग्रोथ आया है, इसका एक रीजन ये भी है कि कंपनी को आईएटीए का एक्रेडिटेशन मिल गया है। आईएटीए क्या होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो उसका अब ये एसोसिएट बन गया टाइगर लॉजिस्टिक, जिसका एक इनको एडवांटेज मिला है और वॉल्यूम ग्रोथ हमको इसका इतना इतना अच्छा देखने को मिला है। ये हम आगे और कॉन कॉल में भी डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट मिला है उससे कंपनी को। एंड अगर आप नंबर्स टर्म्स में देखोगे तो रेवेन्यू कंपनी का वाई वाई ऑलमोस्ट 3 टाइम ग्रो हुआ है। इबिटा का नंबर या पैट का नंबर अगर हम देखें तो 2 to 2.5 टाइम की ग्रोथ रही है दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बॉटम लाइन के अंदर। नेट प्रॉफिट आई थिंक इनका लास्ट ईयर 3 करोड़ के आसपास था एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने 7 करोड़ का पैट रिपोर्ट करा है। सो नंबर बहुत सॉलिड इन्होंने रिपोर्ट करे हैं।
ये स्नैपशॉट है इनके रिजल्ट का। अगेन आप देख सकते हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो या पैट का ग्रोथ हो, बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन इनका रेवेन्यू कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो जो प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक है उससे इस क्वार्टर में 2% रेवेन्यू आया। प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक क्या होता है? इसमें बेसिकली आप वैसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो जो जो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो आपका क्लाइंट है वो पूरा लॉजिस्टिक का जो हैंडओवर है वो आपको करता है। एंड मेनली इनमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं? ऑयल एंड गैस सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रोडक्ट होगा, आपका माइनिंग सेक्टर का प्रोडक्ट होगा। सो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है एंड उसमें स्पेशल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है उन प्रोडक्ट्स की को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कंपनी का जो इस वाले सेगमेंट से रेवेन्यू आया Q2 के अंदर वो सिर्फ 2% आया। मेन रेवेन्यू कहां से आता है इनका? ऑटोमोबाइल सेक्टर से। अगर आप लास्ट कितने सारे क्वार्टर्स देखोगे, ईयर्स देखोगे, तो इनको जो मेन बिजनेस आता है वो आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो प्रोमोटर जी हैं उनका बैकग्राउंड भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहा है। सो एक आपका नेटवर्क बन जाता है, एक आपका लिंक बन जाता है एंड आपको भी एक अच्छी समझ होती है उस सेक्टर की। तो 78% रेवेन्यू कंपनी का ऑटोमोबाइल से आया है। देन कमोडिटीज वाले सेगमेंट से 6% रेवेन्यू आया। कमोडिटीज में कंपनी क्या करती है? जैसे गोल्ड बुलियंस हो गया, सिल्वर हो गया, व्हीट है, राइस है, ये सारी चीजें कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एंड बाकी का 14% अदर सेगमेंट से आया है आपका। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे तो कंपनी का कम हुआ है। टॉप 5 जो कस्टमर्स हैं इनके, वो आज के टाइम पे 62% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके रेवेन्यू में। पहले ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू कंपनी का टॉप 5 क्लाइंट से आता था। अब रेवेन्यू अगर हम देखें तो उसमें ग्रोथ हुआ है, बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, लेकिन मेरा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मैंने जो इंक्रीमेंटल जो मेरे रेवेन्यू में ग्रोथ आई है वो मेरे न्यू कस्टमर से आई है, जो नए क्लाइंट्स मैंने एक्वायर करे हैं उनसे अच्छा ग्रोथ आया। तो मतलब ग्रोथ की क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी है बिजनेस की। सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो इनका 95% जो रेवेन्यू है वो ये मल्टी मोडल सेगमेंट जो हमने डिस्कस किया वहीं से आता है। बाकी 2% इनका कस्टम हाउस कंपनी अभी भी करती है, वहां से आया, और 2% इनका ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट से आया है। फिर ये इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर है, इसका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक 11% की ग्रोथ रहेगी। और वी ऑल नो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। 13% ऑलमोस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट है। बाकी आप डेवलप कंट्रीज का देखोगे तो 7-8-9% के आसपास है। अभी डिस्कशन यही चल रहा है, गवर्नमेंट का भी फोकस है कि इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8-9% तक लेकर के आया जाए। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि पूरे सेक्टर में अच्छी डिमांड रहनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है, मतलब एटलीस्ट हम गवर्नमेंट वाले पार्ट पे तो देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा है रेलवे में, अलग अलग सेक्टर के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया का अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे ऑटोमोबाइल हो, फार्मा हो, टेक्सटाइल हो, इसमें अच्छी ग्रोथ है। तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेगा तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है लॉजिस्टिक सेक्टर का भी। सो ये सारे ग्रोथ ड्राइवर हैं। देन ये कुछ अलग अदर डिमांड ड्राइवर्स है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन कंपनी किन किन सेक्टर्स में काम करती है? ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, कमोडिटीज, ये सारे मेन कोर सेक्टर्स है कंपनी के। इनका फिर एक ये प्रोडक्ट इन्होंने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है, फ्रेट जार 2.0। सो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है कंपनी का। इसमें टाइगर लॉजिस्टिक क्या करने का ट्राई कर रहा है? तो जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में ओला ऐप यूज करते हो, मतलब हमको कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो हम ओला ऐप यूज करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें क्या रेट्स चल रहे हैं, देन उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ऐप्स के साथ में, ऊबर के साथ में, या मे बी जो अदर ऐप्स है। सिमिलरली अगर आपको मूवी की टिकट बुक करनी है तो आप बुक माई शो यूज करते हो, आप देखते हो आपके नियर बाय थिएटर्स में, अलग अलग थिएटर में क्या क्या टिकट की प्राइसिंग चल रही है। अगर हमको कहीं पे वेकेशन पे जाना है तो हम होटल वगैरह के रेट चेक करते हैं मेक माई ट्रिप से। तो वैसे ही इन्होंने ये ऐप क्रिएट किया है अपने क्लाइंट्स के लिए, जहां पे इनका जो क्लाइंट है वो रियल टाइम फ्रेट चार्जेस चेक कर सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे मेरे क्लाइंट के साथ में डिस्कशन चल रहा है और मुझे ऑर्डर आया है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरी कंट्री में, तो मैं रियल टाइम में चेक कर सकता हूं इनके इस ऐप के ऊपर कि ओशन फ्रेट का चार्जेस क्या रहेगा, एयर फ्रेट का चार्जेस क्या रहेगा। सो ये सारा मैं रियल टाइम में ट्रैक कर सकता हूं। तो ये एडवांटेज कंपनी अपने क्लाइंट को दे रही है। प्लस और भी कुछ अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज जो है वो आपका आपका जो है वो सेव हो जाएगा इससे, जो आप अपने गुड्स को सप्लाई करोगे उसके उस टाइम में। एंड 30% लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, बिकॉज ये सारा कुछ जो बुकिंग है वो आप इनके ऐप के थ्रू ही कर सकते हो। रियल टाइम में ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पे अभी डिलीवर हुआ, कस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजें जो पेपर वर्क है वो सब आप इनका इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। सो ये एक इनका डिजिटल इनिशिएटिव है। देन ग्लोबल फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है।
मेनली इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मतलब इंपोर्ट लॉजिस्टिक थोड़ा कम है कंपनी का, अभी कुछ टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था लॉजिस्टिक का तो एक्सपोर्ट से ही किया था, और अभी भी जो बड़ा रेवेन्यू है कंपनी का वो एक्सपोर्ट वाले पार्ट से ही आता है। ये सारे मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के। अब इसमें अगर आप एक चीज देखोगे तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कुछ साल पहले तक का कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते थे, जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे, उनमें पहले प्रेफरेंस दी जाती थी गवर्नमेंट लॉजिस्टिक कंपनी को। इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, प्लस एक इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था प्राइवेट प्लेयर्स को। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एंड इससे एक और नया बिजनेस एवेन्यू हमारे लिए ओपन हुआ है। तो आप देखोगे HAL है, प्लस और भी बहुत सारी PSU कंपनीज हैं जिनके लिए टाइगर लॉजिस्टिक आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक वगैरह का काम करता है। ये इनकी जर्नी रही है 2000 से लेकर के अभी तक की, तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। देन इनकी ये एक्रेडिटेशन रहे हैं, IATA इनको आई थिंक लास्ट ईयर ही मिला है ये वाला एक्रेडिटेशन। प्लस ये सारे फ्यूचर ग्रोथ इंजन है कंपनी के। सो कहाँ पे फोकस है मैनेजमेंट का? पहले है इनका डिजिटल वाले पार्ट पे जो हमने डिस्कस किया, वो फ्रेट जार 2.0। देन इनका फोकस है न्यू ज्योग्राफीज पे, मतलब नई कंट्रीज में, नई टेरिटरीज में एक्सपैंड करना है जहां पे आपको नया बिजनेस आएगा। एंड उसके साथ में फोकस है मैनेजमेंट का मर्जर और एक्विजिशन के ऊपर। अब ये जो मर्जर और एक्विजिशन वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो LCL है, LCL क्या हो गया आपका? बेसिकली लेस कंटेनर लोड। तो कंपनी एक दूसरी बिजनेस को एक्वायर करना चाहती है जिसका मॉडल LCL का हो, लेस कंटेनर लोड का हो, बिकॉज टाइगर लॉजिस्टिक जो है वो एक FCL प्लेयर है, मतलब फुल कंटेनर लोड है। इसका मतलब क्या होता है? फुल कंटेनर लोड का मतलब ये है कि मैं एक ही क्लाइंट का जो ऑर्डर लूंगा, सो उसका वो जो पूरा ऑर्डर है वो मेरे कंटेनर में सिर्फ उसी के प्रोडक्ट्स रहेंगे, मतलब उसमें मैं किसी और का प्रोडक्ट शेयर नहीं करूंगा। यानी कि वो ऑर्डर बहुत बड़ा होगा उस क्लाइंट का, जिस क्लाइंट का ऑर्डर बहुत बड़ा होगा, एज ए टाइगर लॉजिस्टिक मैं उसी क्लाइंट को केटर कर पाऊंगा। LCL में क्या होता है, लेस कंटेनर लोड में क्या होता है कि जिस क्लाइंट के, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे SMEs होते हैं, MSMEs होते हैं, जिनको छोटी शिपमेंट के ऑर्डर आते हैं, तो वो किनको प्रेफर करते हैं? वो इन LCL प्लेयर्स को करते हैं। ये LCL कंपनीज क्या करती है, अपने एक कंटेनर में अलग अलग जो ऑर्डर्स होते हैं उनको उस शिपमेंट को वो प्लेस करते हैं और फिर उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो टाइगर लॉजिस्टिक जो है वो पूरा FCL प्लेयर है, और इनका मैनेजमेंट का कहना है कि हमको एक दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है जो LCL के अंदर हो, जिसका मॉडल LCL का हो। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसको ट्रैक करोगे, इस कंपनी की हिस्ट्री देखोगे, तो आई थिंक लास्ट 7-8 ईयर से ये कंपनी, इनकी मैनेजमेंट इस चीज पे फोकस कर रही है, ट्राई कर रही है कि हमको एक LCL प्लेयर को एक्वायर करना है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर अभी तक कंपनी एक LCL प्लेयर को एक्वायर नहीं कर पाई है। ऑल्दो फोकस अभी भी है कंपनी का कि आने वाले क्वार्टर्स में या कुछ ईयर्स में इनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो एक LCL प्लेयर को ही एक्वायर करेंगे। और फोर्थ जो इनका फोकस है वो है ग्रीन लॉजिस्टिक के ऊपर, जहां पे ये मैनेजमेंट क्या कर रही है, जो आपके ट्रेलर्स होते हैं, मतलब आपके अनपावर्ड जो व्हीकल होते हैं जिसपे वो गुड वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सो उसको ये कंपनी रिप्लेस करने का प्लान कर रही है EV ट्रेलर के थ्रू। ये क्यों करना चाह रही है? बिकॉज इनका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, और कंपनी जो बड़ी बड़ी MNCs है या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ESG के ऊपर फोकस करना, सो उनको ये अट्रैक्ट कर पाएंगे एज अ क्लाइंट, बिकॉज उनके लिए मतलब ESG बहुत मैटर करता है। तो अगर कोई उनका जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो अपने पूरी जर्नी में EV वाली चीजें यूज कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट हो रहा है, तो उससे उस बड़े कॉर्पोरेट को भी एक बेनिफिट मिलेगा, उसका ESG स्कोर और अच्छा होगा, तो वो प्रेफर करेगी कि ऐसे लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ में डीलिंग करने का। तो ये इनका प्लान है, ये 4 मेन ग्रोथ इंजन है कंपनी के, आगे का फोकस इनका इसी चीज के ऊपर है। सो ये बिजनेस मॉडल था और करंट परफॉर्मेंस है कंपनी की। अब हम कौन कॉल में देखेंगे कि मैनेजमेंट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए कैसा गाइडेंस दे रहा है, क्या आउटलुक है, क्या डिमांड वगैरह कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कौन कौन छोटा है ये कंपनी का। सो उससे हमको समझ में आएगा कि आगे का कैसा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का। तो कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है हमारे बिजनेस के अंदर, इसका इसका बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में जिस तरीके से हमने शेप अप किया है अपने बिजनेस को, सो वो उस डायरेक्शन में बिजनेस अब मूव कर रहा है। एंड ओवरऑल हर एक वर्टिकल से बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, मतलब चाहे प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक हो, इंपोर्ट लॉजिस्टिक हो या गवर्नमेंट लॉजिस्टिक हो, हर एक सेक्टर से बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिला है। देन इनका कहना है कि जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ इंजन है जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक आता है, आपका इंपोर्ट वाला पार्ट आता है, बिकॉज अब इंपोर्ट से अभी कुछ खास रेवेन्यू आता नहीं है इस कंपनी को, तो मैनेजमेंट कह रही है कि इंपोर्ट में भी अच्छी डिमांड मिली है और एक्सपोर्ट वाले पार्ट ने भी अच्छा किया है, और जो हमारा मेन बिजनेस है ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक का, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। देन
इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं कंपनी को, एंड इसके साथ में जो पुराने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको भी इन्होंने रिन्यू करवाया है। सो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर से कई सारे कंपनीज ने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाया है, जिसमें आपका BHEL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, BEML है, BNPL है। तो ये PSU ने काफी टाइम से कंपनी काम कर रही है इनके साथ में, इन्होंने दोबारा से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाया है, मतलब और फर्दर बिजनेस आने का चांस है इनके साथ में। देन कंपनी कह रही है कि और इसके साथ में हमने कुछ नए क्लाइंट्स को ऐड किया है, न्यू बिजनेसेस ऐड करे हैं, न्यू ट्रेड लेन्स हमने ऐड करी है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है इंपोर्ट वाले पार्ट में। मतलब इंपोर्ट का जो इनका बिजनेस ग्रो हुआ है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। देन एयर फ्रेट वाले पार्ट में ऑफकोर्स जो हमने डिस्कस किया था कि IATA का जो इनको लाइसेंस मिला है लास्ट ईयर, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि हमने इतना अच्छा ग्रोथ देखा है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि यूएस में जो न्यू गवर्नमेंट शेपअप हो रही है उससे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में और नेक्स्ट कुछ ईयर्स में अच्छी ग्रोथ रहेगी। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 2 ईयर तक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा, और वो भी हमारे लिए एक बड़ा ग्रोथ एवेन्यू रहने वाला है। देन इसके साथ में यूक्रेन की जो वॉर चल रही है जिससे थोड़ा बहुत डिसरप्शन है पूरे यूरोप में, तो कंपनी का कहना है कि एक्सपेक्टेड है कि उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एंड आपके जो प्राइसेस है फ्यूल वगैरह के उसमें भी थोड़ा सा ईज आउट होगा, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को और ज्यादा सपोर्ट करेगा। ओवरऑल मैनेजमेंट कह रही है कि ग्रोथ मोमेंटम अच्छा चल रहा है, एंड आने वाले क्वार्टर्स में भी हम ठीक ठाक डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन कंपनी कह रही है कि ये जो 4.5 टाइम का आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है इनका ये एयरलाइन फ्रेट वाले बिजनेस में, इसमें कंपनी कह रही है कि एक रीजन तो वही है कि जो हम पहले हमको ये लाइसेंस नहीं था, हम जो ये काम करवाते थे ये जो दूसरे थर्ड पार्टी प्लेयर्स थे जिनके पास IATA का लाइसेंस था उनसे हम करवाते थे। अब क्योंकि हमारे पास खुद ये लाइसेंस आ गया है तो एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ गई है हमारे बिजनेस में, हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली डील कर सकते हैं एयरलाइन कंपनीज के साथ में। सो उसका एक हमको एडवांटेज मिला है, बिकॉज हमारी परचेजिंग पावर अच्छी हो गई है, बाइंग पावर अच्छी हो गई है, तो उसकी वजह से इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है हमको एयरलाइन वाले पार्ट में। फिर इनका अगर आप बोरोइंग कंपेयर करोगे मार्च के लेवल से, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। आई थिंक 11 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी कंपनी के मार्च 2024 में। अभी अगर हम देखते हैं तो ये बोरोइंग बढ़ के 33 करोड़ के आसपास हो गया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि कैपेक्स वगैरह कोई बड़ा हम प्लान नहीं कर रहे हैं, ये जो बोरोइंग इंक्रीज हुआ है ये मेनली इस वजह से हुआ है कि बिजनेस में इतनी अच्छी ग्रोथ आई है। अगर आप इनका फर्स्ट हाफ का रेवेन्यू देखोगे Q1 प्लस Q2, तो कंपनी ने 262 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में FY24 के अंदर पूरे साल में कंपनी का रेवेन्यू था 240 करोड़, यानी पिछले पूरे साल का रेवेन्यू कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि बिजनेस में इतनी अच्छी ग्रोथ आई है तो इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, थोड़े से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, और उसी के लिए हमको ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेना पड़ा है। अभी फर्दर अगर हमारा डेट इंक्रीज होगा भी, अगर हमको और बोरोइंग भी लेना पड़ेगा तो वो भी शॉर्ट टर्म रहेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए ही लेंगे, बिकॉज कोई बड़ा कैपेक्स अभी एज सच कंपनी प्लान कर नहीं रही है। देन एक्विजिशन का, जैसे हमने अभी इनके PPT में देखा था, तो कंपनी कह रही है कि एक LCL स्पेस में हम एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं लेस कंटेनर लोड वाले पार्ट में, बिकॉज यही एक प्रोडक्ट है जो आज के टाइम पे टाइगर लॉजिस्टिक के पास में नहीं है, और अगर ये वाला प्रोडक्ट भी हमारे पास में आ जाता है तो एक कंप्लीट पैकेज हम सर्व कर पाएंगे हमारे क्लाइंट को, तो उसका एक्विजिशन ये काफी एग्रेसिवली देख रही हैं। फिर इनका जो फ्रेट जार वाला जो बिजनेस है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी कह रही है कि फ्रेट जार 2.0 जो इनका डिजिटल वाला पार्ट है उसमें मतलब कस्टमर का रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल एक्सेप्टेंस अभी भी लो है, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं कस्टमर उसको यूज करने में। ऑल्दो जो नए अपडेट्स आते हैं हमारे बिजनेस में, जो नई टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसका अवेयरनेस जरूर मिलता है क्लाइंट को, कस्टमर को, एंड उसके थ्रू हमको नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है। मतलब कस्टमर कर क्या रहा है कि उस ऐप के थ्रू वो सारा जर्नी बुक नहीं कर रहा है, कर वो फिजिकली रहा है, लेकिन एक तरीके से उस ऐप का उसको रिटेन करने में, कस्टमर को न्यू अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने में एक बहुत बड़ा रोल है। सो इन अ वे वो ऐप जो है वो नया बिजनेस तो लेकर के आ रहा है, लेकिन वो डिजिटल मोड से नहीं लेकर के आ रहा है, फिजिकल मोड से लेकर के आ रहा है। तो ये इनका ऐप पे प्रोग्रेस है। देन अगर आप इनका ओशन फ्रेट वाला बिजनेस देखोगे जो कि मेन वर्टिकल है इस कंपनी का, टाइगर लॉजिस्टिक का, तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। ऑल्दो YOY लेवल पे अच्छा ग्रोथ है, 35% का ग्रोथ है। इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो Q2 का ड्यूरेशन होता है आपका, ये मॉनसून का टाइम होता है,
एंड इसमें बहुत सारी कमोडिटीज की मूवमेंट नहीं होती है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सब का मूवमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए Q2 से अगर आप कंपेयर करोगे Q1 को, तो आपको वॉल्यूम में थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा, और ये नॉर्मल है, ये सीजनल है, इसमें कुछ भी डिमांड वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वाई लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, 35% की ग्रोथ है। तो उसके लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें हमने कुछ न्यू बिजनेसेस ऐड करे हैं, नए क्लाइंट को ऐड किया है सेकंड क्वार्टर के अंदर, और कुछ लॉन्ग टर्म बिजनेसेस भी ऐड हुए हैं, मतलब जो आगे भी कंपनी को रेकरिंग बिजनेस आएगा उन कंपनी से, और कुछ लॉन्ग हॉल बिजनेसेस भी इन्होंने ऐड करे हैं, मतलब लॉन्ग डेस्टिनेशन से, इंडिया से किसी बहुत दूर की कंट्री का इनको और ऑर्डर वगैरह मिला है इस क्वार्टर में, तो वहां से ये ओवरऑल ग्रोथ आई है। मार्जिन पे कंपनी कह रही है कि ये जो ओशन फ्रेट वाला जो बिजनेस है, इसमें मार्जिन अभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें रेट में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, और इंडिया का जो ओशन फ्रेट वाला जो मार्केट है, ये टोटली डिपेंड करता है चाइना के ओशन फ्रेट मार्केट के ऊपर। तो इसमें होता क्या है कि अगर चाइना के अंदर रेट्स वगैरह ऊपर जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट इंडिया के मार्केट्स में भी रेट ऊपर जाते हैं, और अगर चाइना में स्लो डाउन होता है रेट्स के अंदर, सो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी होता है। तो कंपनी कह रही है कि Q1 जो था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें चाइना में रेट इंक्रीज हुए थे, तो उसका रिजल्ट हमको इंडिया मार्केट पे भी देखना पड़ा था। अभी Q2 में उसमें रेट कम हो गए चाइना में, तो इंडिया में भी रेट थोड़े से कम हो गए, एंड अक्टूबर में फर्दर और रेट में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना में रेट इंक्रीज हो रहा है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में भी रेट वापस से पिकअप करेंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो फ्लक्चुएशन होती है रेट्स की, इस पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है, क्योंकि हमको बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है रेट्स वगैरह। तो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं? न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के थ्रू। तो हमारा कॉन्स्टेंटली फोकस है कि कैसे हम इस सेगमेंट के अंदर न्यू क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते जाएं, अपना क्लाइंट एक्विजिशन फास्ट रखें। और एक हमारे पास एडवांटेज क्या है कि जब भी रेट ऊपर जाते हैं ओशन फ्रेट के, सो हम बेटर प्राइसिंग ऑफर कर सकते हैं। प्राइसिंग में एक हमारे पास एडवांटेज है, जिससे हमारा क्लाइंट एक्विजिशन थोड़ा सा और बेटर हो जाता है, तो उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ओवरऑल। देन एयर फ्रेट बिजनेस हमने ऐसे डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 4.5 गुना ग्रोथ है, 4.5 टाइम की ग्रोथ है। तो कंपनी कह रही है कि इसमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है एज अ बिजनेस, वो हमारे ओशन फ्रेट वाले बिजनेस पे ही रहने वाला है, बिकॉज वो हमारा मेन बिजनेस है। तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हम एयर फ्रेट वाले बिजनेस के लिए यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमको बिजनेस को सस्टेनेबल रखना है। और जो एयर फ्रेट वाला सेगमेंट है वो सीजनल होता है, उसमें कुछ आपकी जो कमोडिटीज होती है उनका ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, या कुछ ऐसे इमीडिएट आपको कुछ ऐसा गुड चाहिए, उसका ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो सस्टेनेबल नहीं है, उसमें सीजनैलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसका ग्रोथ चलता रहेगा। लेकिन मेन जो एज अ बिजनेस हमारा फोकस है वो हमारे ओशन फ्रेट वाले सेगमेंट पे रहेगा। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जो एक्विजिशन हम देख रहे हैं LCL स्पेस के अंदर, लेस कंटेनर लोड वाले स्पेस के अंदर, तो हमारा टारगेट है कि किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर करे जिसका टॉप लाइन, जिसका रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ के आसपास हो। कंपनी का खुद का एनुअल रेवेन्यू 240 करोड़ के आसपास था। सो कंपनी टारगेट कर रही है कि 100 करोड़ वाली कंपनी को हम एक्वायर करें। इसको ये खुद रन नहीं करना चाहते हैं, जो कंपनी रन करेगी वो उसकी मैनेजमेंट ही करेगी, लेकिन इनका मेजोरिटी स्टेक रहेगा। प्लस उनको जो ग्रोथ के लिए फंड चाहिए होगा वो टाइगर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा। उनका जो आगे का विजन है वो टाइगर लॉजिस्टिक सेट करेगा, एंड फर्दर और भी उनको जो रिसोर्सेज में हेल्प चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे पास बेटर प्राइसिंग है, परचेजिंग पावर है, तो जो उस कंपनी को हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। सो ये सारा इनका स्ट्रेटेजी है। देन ईवी ट्रेलर वाला जो हमने डिस्कस किया कि कंपनी ईवी ट्रेलर यूज करना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है ओल्ड व्हीकल को, तो उसका पर्पस क्या है? वही कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको आप अट्रैक्ट कर पाओ, बिकॉज आपका कार्बन फुटप्रिंट का स्कोर बढ़ेगा, सो उनको भी एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा, उनका भी ESG वाला पॉइंट स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए कंपनी वो करने को देख रही है। इससे इनका कॉस्ट कम नहीं होगा, बिकॉज आप जस्ट रिप्लेस कर रहे हो ओल्ड व्हीकल को, ईवी ट्रेलर से रिप्लेस कर रहे हो, तो कॉस्ट कम नहीं होगा, लेकिन हाँ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए इससे आ सकता है। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि इंडिया में अभी बहुत कम, हार्डली कोई लॉजिस्टिक कंपनी है जो इस पे फोकस कर रही है, सो इस वाले पार्ट पे हमारा फोकस है। देन ये जो IATA वाला जो पार्ट है, इसमें कंपनी कह रही है कि ये IATA एक फॉरेन बॉडी है, और ये बहुत सारी चीजें असेस करती है आपको ये सर्टिफिकेशन, ये लाइसेंस देने से पहले। जैसे आपकी कैपेबिलिटी को देखा जाता है कि एयर फ्रेट को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, पास्ट में आपने किस तरीके के कॉम्प्लेक्स केसेस हैंडल करे हुए हैं, लास्ट कुछ ईयर्स का आपका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको ये लाइसेंस, ये सर्टिफिकेशन मिलता है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अब जो टाइगर लॉजिस्टिक को ये IATA वाला जो सर्टिफिकेशन मिला है, इससे हमको सबसे बड़ा हेल्प मिल रहा है एक्चुअली, कि हम डायरेक्टली एयरलाइन के साथ में डील कर पा रहे हैं।
तो वो एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी लेके आता है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी परचेजिंग पावर अच्छी हो जाती है। सो ये इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, इसीलिए हमने वॉल्यूम में इतना ज्यादा ग्रोथ देखा है इनके एयर फ्रेट वाले सेगमेंट के अंदर। देन सेगमेंट वाइज कंपनी कह रही कि एक्सपोर्ट हमारा मेजर फोकस रहा है हमेशा से। जब से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट पे ही ज्यादा फोकस रहा है। अब वैसे अगर आप इंडिया एज अ कंट्री देखोगे तो मोस्टली चीजें हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ही होती आई है स्टार्टिंग से, और काफी सारे लॉजिस्टिक प्लेयर है जिनका इंपोर्ट वाला पार्ट स्ट्रांग है, लेकिन टाइगर लॉजिस्टिक का एक्सपोर्ट वाला पार्ट हमेशा से स्ट्रांग रहा है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि हमने ये कॉन्शियसली एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था बिजनेस के स्टार्टिंग में ही, कि पहला फोकस हमारा एक्सपोर्ट वाले पार्ट पे रहेगा। एक्सपोर्ट वाले पार्ट को एक बार जब हम स्ट्रांग कर लेंगे, वहां पे हमारी कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, देन हम एंटर करेंगे इंपोर्ट वाले सेगमेंट के अंदर। तो अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो कंपनी का 80% रेवेन्यू अभी भी एक्सपोर्ट से आता है और 20% रेवेन्यू इंपोर्ट से आने लग गया है। मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में जैसे ऑर्डर्स की पाइपलाइन है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जैसा ग्रो कर रहा है, तो इंपोर्ट में और ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, इसका रेवेन्यू शेयर और इंक्रीज होगा आने वाले टाइम में। देन लास्टली अगर हम रेवेन्यू पे बात करें तो इनका फर्स्ट 2 क्वार्टर का जैसे हमने डिस्कस किया कि 262 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है कंपनी का फर्स्ट हाफ में। लास्ट ईयर पूरे साल में कंपनी का रेवेन्यू था 240 करोड़ का। तो बहुत हाई चांस है कि एटलीस्ट 500 करोड़ का रेवेन्यू तो कंपनी क्रॉस कर देगी फुल ईयर बेसिस पे। तो क्या ये पॉइंट बनता है कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो रहा, डिमांड बहुत अच्छी रही, तो सेकंड हाफ में कंपनी अपना जो ऑल टाइम बेस्ट रेवेन्यू है इनका 615 करोड़ का, आई थिंक FY22 के अंदर इन्होंने वो अचीव किया था। तो क्या वो नंबर क्रॉस कर सकती है कंपनी? तो मैनेजमेंट उस पर कह रहा है कि अभी अगर हम ऐसा गाइडेंस दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा बुलिश नंबर हो जाएगा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। डिमांड हमको अच्छा लग रहा है, ऑर्डर्स की पाइपलाइन अच्छी है, एंड इंटरनली हमारा भी टारगेट है कि हम न्यू रिकॉर्ड सेट करें, नए नंबर सेट करें। तो ऑफ कोर्स हमारा कोशिश रहेगा कि जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम बीट करें, लेकिन उस नंबर का अभी गाइडेंस इन्होंने दिया नहीं है। तो ये पूरा कॉन कॉल है टाइगर लॉजिस्टिक का। अब अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ग्रोथ ट्रिगर्स देखोगे, तो बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर एक क्वार्टर में अगर हम देखें तो 100% से कंपनी ग्रो कर रही है YOY लेवल पे। और अगले 3 साल का अगर आप गाइडेंस देखोगे मैनेजमेंट का, तो बहुत बुलिश इन्होंने गाइडेंस दिया है। कंपनी कह रही है कि FY27 तक हमारा टारगेट है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 2000 करोड़ का होगा। अब FY24 में इनका रेवेन्यू था 240 करोड़ का, तो मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है अपने टॉप लाइन के अंदर अगले 3 साल में। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को देखूं तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, बहुत अच्छा डील मिल रहा है 3 ईयर के बेसिस पे। बट हमको थोड़ा सा पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा कंपनी का, बिकॉज अगर आप 2016 में देखोगे उस टाइम पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि 2018 में हम 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। लेकिन ये 500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को अचीव करने में ऑलमोस्ट 6 इयर्स का टाइम लग गया। 2022 में इनका 600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत वॉलेटाइल बिजनेस है। मतलब बिजनेस का नेचर ही कुछ इस तरीके से इस तरीके का है कि कई बार डिमांड अच्छी होती है, कई बार डिमांड बिल्कुल नहीं होती है। सो बहुत ऐसे फाइनेंशियल ईयर आपको दिखेंगे जहां पे कंपनी की नेगेटिव ग्रोथ भी आई है। ऑल दो अच्छी चीज ये है कि लास्ट का अगर हम 3 क्वार्टर देखें, FY24 का 4th क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर का 1st क्वार्टर एंड अभी ये जो 2nd क्वार्टर गया है, इन तीनों क्वार्टर में कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ आई है और हर एक क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन से अच्छी ग्रोथ है। सो वो चीज पॉजिटिव है और डिमांड आउटलुक भी अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम देखें तो उनका भी फोकस है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको हमको कम करना है आगे चल के। तो ये सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं एंड उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने प्लान दिया है कि अगले 3 इयर्स में 10 टाइम हम रेवेन्यू को लेके जाना चाहते हैं। प्लस रिसेंटली अभी इनकी बोर्ड की मीटिंग भी हुई है जहां पे कंपनी 400 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान कर रही है, बिकॉज एक तो ये पर्पज रहेगा कि एक्विजिशन करना है, वो तो पर्पज है ही, प्लस कंपनी और एक अपना फ्यूचर ग्रोथ के लिए ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया है जो अभी कुछ टाइम में ये कंपनी शेयर करेगी ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स के साथ में। तो ये सारा चीजें देखे तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, करंट सिनेरियो अच्छा लग रहा है एंड एटलीस्ट FY25 FY26 के बेसिस पे एक अच्छी डील जरूर नजर आती है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर प्ले नहीं कर सकता। मतलब ऐसे बिजनेस को मैं अपना टॉप एलोकेशन तो कभी नहीं बना सकता, बिकॉज आई नो कि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है ऐसे बिजनेसेस के साथ में। 1-2 क्वार्टर में अगर डिमांड खराब हुआ तो पूरा बिजनेस डीरेल हो सकता है।
वो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी कहता है इस कंपनी का। बट अभी क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है एंड जब तक इनका एग्जीक्यूशन रहेगा, मैं ऑफ कोर्स प्रेफर करूंगा कि ऐसे डील को मैं प्ले करूं। सो एक डिसेंट सा एलोकेशन लेके मैं जरूर प्ले करना चाहूंगा ऐसे बिजनेसेस को। एंड देन उसके बाद डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर Q2 के बाद Q3 में भी ये बिजनेस मोमेंटम सस्टेन रहा, ये परफॉर्मेंस सस्टेन करा कंपनी का, तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ेगा। सो उस पर डिपेंड करेगा। डील अच्छी है बिकॉज अगर आप FY25 के फॉरवर्ड पी के बेसिस पे देखो तो 30-32 का फॉरवर्ड पी निकल करके आता है स्टॉक का। और अगर इनको वो जो रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है, अपना 10 टाइम जो रेवेन्यू उन्होंने दिया है, तो इनको अगले 3 साल तक 100% ग्रोथ करनी है। बिकॉज 240 करोड़ से 100% ग्रोथ होगा तो इस साल कंपनी का 500 करोड़ का रेवेन्यू होगा। देन FY26 में फिर से कंपनी को 100% का ग्रोथ करना होगा तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। और उसके ऊपर फिर से अगर FY27 में कंपनी 100% का ग्रोथ करेगी तब जाके इनका वो 2000 करोड़ वाला गाइडेंस जो है वो अचीव होगा। तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अभी इतना दूर का सोचना। फोकस हमको करंट परफॉर्मेंस पे करना है कि ये मोमेंटम कब तक कंपनी मेंटेन रखती है। देन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा एलोकेशन कितना आगे बढ़ेगा, कितना कम होगा। बट यस, एक डिसेंट एलोकेशन लेके जरूर प्ले किया जा सकता है। बाकी देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी इनकी परफॉर्मेंस रहती है। री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है बिकॉज अगर ये मोमेंटम अच्छा रहा कंपनी का तो आप देखोगे कि मार्केट सही रिवॉर्ड करेगा। ऑलरेडी लास्ट 6 मंथ्स में डबल हो चुका है स्टॉक। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में इनकी कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो प्ले करने लायक है। बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसी इनकी परफॉर्मेंस रहती है। आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।